हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपका एचपी टेट का पेपर जो है वो आने वाला है। इसीलिए आज से हम इसका रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं साइकोलॉजी का रिवीजन, जिसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कुछ टॉपिक हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो बच जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए आई एम रियली रियली थैंकफुल। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जीन पियाजे जो हैं वो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी हैं। क्यों इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोला जाता है? क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये बताया कि बच्चों के सोचने का तरीका अलग होता है और अडल्ट के सोचने का तरीका अलग होता है। अदरवाइज़ उससे पहले बच्चों से भी सेम वही एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी जो एक एडल्ट से रखी जाती है। इसके अलावा आपको पता है कि साइकोलॉजी में डिफरेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आते हैं, मतलब अलग अलग थिंकर्स हैं। तो ये कैसे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को बिलोंग करते हैं, ये किस तरह के साइकोलॉजिस्ट हैं? ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। अब जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं या रचनावादी हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कट्टर रचनावादी हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं? जो ये बात करते हैं कि बच्चा नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। तो जीन पियाजे ने क्या बोला कि बच्चे में इतनी एबिलिटी है कि वो नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकता है। आपको सिर्फ उसे क्या करना है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। बाकी इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करके वो खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। ये मानना है आपके रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का। नेक्स्ट, साइकोलॉजिस्ट होने से पहले ये एक एपिस्टिमोलॉजिस्ट भी हैं, प्राणी विज्ञानी हैं, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो एपिस्टिमोलॉजी प्राणी विज्ञान से रिलेटेड हैं। तो वो जीन पियाजे के बारे में ही है। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इम्पोर्टेंस दी कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है उसके लिए उसके एक्सपीरियंस, उसका जो इन्वायरमेंट है, मैच्योरिटी है, हेरिडिटी है, इन सारे फैक्टर्स को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी। अगर लर्निंग से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी आपका आंसर सेम ही रहेगा। लर्निंग के लिए भी ये सारे फैक्टर्स को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी। जिन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्होंने माना है मैच्योरिटी और हेरिडिटी को। सेकेंड नंबर पर इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है एक्सपीरियंस को। अगर हम सोशल इंटरेक्शन की बात करें, ये सोशल इंटरेक्शन को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। जैसे कि मैंने अभी बोला, जिस बच्चे को एक इन्वायरमेंट दे दो, अडल्ट की नीड नहीं है, उसमें एबिलिटी है, वो खुद से इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करके क्या कर सकता है, नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकता है। इसके अलावा इन्होंने कंपोनेंट्स के बारे में बात की। इन्होंने कंपोनेंट्स दिए स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। स्कीमा के बारे में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कीमा क्या है? तो आपने याद रखना है, स्कीमा जाता है यूनिट ऑफ नॉलेज या इंफॉर्मेशन या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज या पैकेट्स या बंडल्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। इकाई माना गया है इसे ज्ञान की। मतलब आपके माइंड में जो भी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसे स्कीमा का नाम दिया गया। सेकेंड आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब कि आपका जो स्कीमा है या जो ओल्ड नॉलेज है उसी को मॉडिफाई करना या ओल्ड में ही कुछ नया आप ये ऐड करना, उसे एसिमिलेशन कहा गया। अकोमोडेशन मतलब जो टोटली नई इन्फॉर्मेशन ऐड करना, और इक्विलिब्रेशन मतलब दो जो आपके पास नॉलेज है उसमें बैलेंस होना। नेक्स्ट इन्होंने स्टेजेस के बारे में बात की, 4 स्टेजेस दी। सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में इन्होंने बात की, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। सेंसरी ऑपरेशनल जो है वो एक बर्थ से लेके 2 साल तक होती है। उसके बाद प्री ऑपरेशन 2 to 7 होती है। उसके बाद 7 to 11 और फॉर्मल ऑपरेशन 11 अबव आ जाती है, ठीक है। जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसके बारे में एक और चीज़ याद रखनी है, इसे टॉय एज भी कहा जाता है। इनमें क्या क्या अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होती है वो अगर आपको देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप इसका डिटेल वीडियो चेक कर सकते हो जीन पियाजे का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगर अभी तक नहीं पढ़ी है तो डिटेल में जाकर वहाँ पर ज़रूर इसे पढ़ लें। नेक्स्ट इनकी एक बुक है जो आपको याद रखनी है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। जीन पियाजे के बारे में अगर बात करें तो मैक्सिमम इनकी जो बुक्स हैं उन्होंने उन बुक्स के नाम में चाइल्ड वर्ड यूज़ किया है। तो चाइल्ड से भी आप गेस लगा सकते हो कि ये किसकी बुक हो सकती है, जीन पियाजे की बुक हो सकती है। बट ये वाली बुक मैंने स्पेशली इसलिए रखी है क्योंकि आगे वाइगॉस्की जो हैं उनकी भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही बुक है, तो उसके साथ कई बार ये मैच कर जाता है।
नेक्स्ट हमारी थ्योरी आ जाती है सोशियो कल्चर थ्योरी। सोशियो कल्चर थ्योरी जो है वाइगॉस्की ने दी है। वाइगॉस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और जीन पियाजे एक स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। ये जो सोशियो कल्चर थ्योरी है ये भी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही है, बट नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को, कल्चर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बट कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, क्योंकि ये समाज को, सोसाइटी को, अडल्ट इंटरेक्शन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही आपके वाइगॉस्की और पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज दी हैं। दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बट अलग अलग तरह की विचारधारा रखते हैं, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को इम्पोर्टेंस दी, जबकि पियाजे ने सोशल इंटरेक्शन को बिल्कुल या कम इम्पोर्टेंस दी है। इनकी भी बुक है जिसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट। अब पीछे मैंने क्यों पियाजे की बताई, क्योंकि उनकी भी बुक है बट उसमें लगा है द चाइल्ड, और इसका सिंपली नाम है लैंग्वेज एंड थॉट। इसके अलावा इनकी एक और बुक है माइंड्स इन सोसाइटी, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने भी कंपोनेंट्स दिए हैं जिनमें जेडपीडी, जोनो, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल, एमकेओ शॉर्ट में जिसे कहते हैं, ये तीनों इनके कंपोनेंट्स हैं। जेडपीडी का मतलब जो गैप है आपकी एक्चुअल नॉलेज में और वो नॉलेज जो आप अचीव कर सकते हो बट किसी की हेल्प के साथ, इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसी जोन को कहा जाता है जेडपीडी। स्कैफोल्डिंग का सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग है हेल्प, जो भी आपको इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचने में हेल्प मिली, मतलब आपका जेडपीडी अचीव करने में जो आपकी हेल्प मिली, उसे नाम दिया गया स्कैफोल्डिंग। और जो हेल्प करेगा वो हो जाएगा आपका एमक्यू, मोर नॉलेजेबल अदर। नेक्स्ट इन्होंने स्टेजेस के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि इनका मानना है जैसा भी बच्चे का क्या होगा, कल्चर होगा, सोसाइटी हो गई, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। बट ये बात कर रहे हैं स्पीच की या लैंग्वेज की, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन के लिए ये लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो 3 टाइप्स इन्होंने स्पीच के बताए हैं, सोशल स्पीच, प्राइवेट और इनर। जो आपकी सोशल स्पीच है वो कब से कब तक होती है वो आपको याद रखना है। सोशल स्पीच जो है वो बर्थ से लेके बच्चे में 2 साल तक आ जाती है। उसके बाद ये जो आपकी प्राइवेट स्पीच है ये पाई जाती है 3 साल, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल के बच्चे में आ जाती है। और इनर साइलेंट स्पीच जो है वो 7 ईयर के बच्चे में आ जाती है। ठीक है, मतलब सोशल स्पीच बच्चे में आती है फ्रॉम 2 ईयर्स, ठीक है, प्राइवेट फ्रॉम 3 और साइलेंट स्पीच फ्रॉम 7। सोशल स्पीच क्या है? ये जो नॉर्मल एक दूसरे के साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, जैसे मैं अभी जो बात कर रही हूँ वो है मेरी सोशल स्पीच। प्राइवेट स्पीच जो, जब बच्चा 3 साल का या 3-4 साल का होता है तो वो लाउडली बात करता है बट खुद से ही बात कर रहा होता है, उसे कहते हैं उसकी प्राइवेट स्पीच। और 7 साल के बाद से हम खुद से बातें करते हैं, जैसे बच्चा प्राइवेट स्पीच में करता है, बट लाउडली नहीं, साइलेंटली मन में करते हैं, जो दूसरा नहीं सुन पाता, उसे कहते हैं इनर साइलेंट स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट हमारी थ्योरी आती है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो किसने दी है? कोहलबर्ग ने दी है। कोहलबर्ग की ये जो थ्योरी है आपने याद रखना है, जीन पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से इन्फ्लुएंस्ड है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे सोचते हैं कि जीन पियाजे ने सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। नहीं, वो उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बट सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जीन पियाजे ने बात नहीं की है, उन्होंने मोरल डेवलपमेंट के बारे में भी बात की थी। ठीक है, तो उन्हीं की थ्योरी से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे कोहलबर्ग और उन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी। इन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसमें अलग अलग बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किए, मतलब उनको मोरालिटी बेस्ड कुछ कहानियाँ सुनाई, और जो भी उनका आंसर था उन क्वेश्चंस का, कहानी सुनाने के बाद जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बना दिए, थ्योरी बना दी, जिस थ्योरी में उन्होंने 3 लेवल्स दिए और 6 स्टेजेस दी। जो लेवल्स है उनका नाम है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। और इनकी जो टोटल 6 स्टेजेस आती हैं, प्री कन्वेंशनल के अंडर आती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, सेकेंड एक्सचेंज ऑफ फेवर्स, सेकंड है गुड बॉय गुड गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एथिकल प्रिंसिपल वैल्यूज़। आपने याद रखना है इनका सीक्वेंस इन्होंने प्री डिटर्मिनेट बताया, बताओ पहले बच्चा ओबीडियंस में जाएगा, फिर एक्सचेंज, फिर थर्ड स्टेज और गुड बॉय, इस तरह सो ऑन 1 बाय 1 करके ही वो सारी स्टेजेस को क्रॉस करेगा। इनका मानना था कि आप बीच में से किसी स्टेज को स्किप करके नेक्स्ट में नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, और ये क्या मानते हैं कि जो लास्ट वाली स्टेज है उसमें कुछ लोग ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब जो लोग पहुंच जाते हैं अपना एक प्रिंसिपल, एक वैल्यू बना लेते हैं और हमेशा उस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, उसे ब्रेक नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ ही लोग कर पाते हैं, जहाँ पे इन्होंने बोला कि फीमेल्स कभी भी लास्ट स्टेज तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि उनका जो नेचर है वो बहुत लविंग केयरिंग का है। वो ऐसा नहीं कर सकती कि एक प्रिंसिपल बनाए और हमेशा उसे फॉलो करें, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है।
इसी बात का बुरा लगा किसको, कैरल गिलिगन को। उन्होंने क्रिटिसाइज़ कर दिया इनकी थ्योरी को और बोला कि आपकी थ्योरी कैसी है, जेंडर बायस्ड है भाई, आपने बायसनेस शो करी है, लैंगिक भेदभाव किया है फीमेल्स के बारे में, ये बात बोली है। ठीक है, वैसे कई चीज़ों को लेके कोहलबर्ग का क्रिटिसिज्म हुआ था, बट मेन रीज़न क्रिटिसिज्म का आता है जेंडर बायस थी इनकी थ्योरी। ठीक है, मेन रीज़न अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने याद रखना है भाई जेंडर बायस्ड है। अगेन जो भी आपको थ्योरी डिटेल में पढ़नी है वो सारी मैंने मेरी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हो जो भी आपको चेक करनी हो फुल वीडियो, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन क्लास है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट थ्योरी है साइको सोशल थ्योरी बाय इरिक्सन। इरिक्सन की जो थ्योरी है वो इन्फ्लुएंस थी सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से। इनकी थ्योरी के बारे में आगे मैं बात करूँगी सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा। जो इरिक्सन है उन्हें स्टेज थ्योरिस्ट कहा जाता है क्योंकि स्टेजेस के बारे में इन्होंने बात की, 8 स्टेजेस की बात की, डेवलपमेंट की थ्योरी है ये। और इन्होंने इनकी जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं वो क्राइसिस के बेस पे है। क्राइसिस मतलब इन्होंने बोला कि जन्म से लेके मरने तक, क्योंकि जन्म से लेके मरने तक बात करें तो इनकी जो थ्योरी है इसको एक और नाम दिया जाता है वोम टू टूम थ्योरी। ठीक है, गर्भ से कब्र तक का सिद्धांत। इन्होंने बोला कि बच्चा जो भी हम ह्यूमन बींग है पैदा होने से लेके डेथ तक हमारी लाइफ में अलग अलग संकट क्राइसिस आते हैं, और अगर उन क्राइसिस को हम रिजॉल्व कर पाते हैं तो लास्ट में हमारे में आ जाती है सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस मतलब संपूर्णता का भाव, कि कुछ अचीव करने के बाद जो हमारे अंदर प्राउड वाली फीलिंग आती है कि यस मैंने ये अचीव कर लिया, उसे नाम दिया सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। तो इन्होंने जो स्टेजेस हैं वो क्राइसिस के बेसिस पे दी हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज है आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, बट जो डेवलपमेंट में हम स्टेजेस पढ़ते हैं उसके बेसिस पे भी आपने याद रखना है। पहली जो स्टेज है वो इन्फेंसी आ जाती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इन्फेंसी आपको पता है 0 to 2 ईयर रहती है। सेकंड का नाम दिया अटॉनमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जो है अर्ली चाइल्डहुड वाली। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है मिडल चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉर्मली हम 2 में डिवाइड करते हैं, इन्होंने 3 में डिवाइड किया। थर्ड है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्यूरियोरिटी, ये है लेटर चाइल्डहुड। उसके बाद आ जाता है आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, अडोलसेंस स्टेज है, शोरावस्था है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन अडल्टहुड है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन जो है वो मिडल एज है। और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर आपकी ओल्ड एज आती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर अलग अलग क्राइसिस हैं, अगर उनको रिजॉल्व करते जाओगे लास्ट में या तो क्या होगा, आप एक हेल्दी पॉजिटिव पर्सन होगे या निराश डिस्पेयर होगा आप में। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे जो भी हमारे क्राइसिस आते हैं उसके बेसिस पे इन्होंने क्या कर दिया, पूरी की पूरी स्टेजेस के नाम दे दिए थे। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी आती है साइको एनालिटिकल थ्योरी बाय सिगमंड फ्राइड। यही जो पीछे सिगमंड फ्राइड के बारे में हमने बात की। सिगमंड फ्राइड जो है वो फाउंडर है साइको एनालिसिस के। साइको एनालिसिस भी एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जो बात करता है कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो रिजल्ट है हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में जो इंटरेक्शन होती है। इन्होंने क्योंकि माइंड के बारे में बात करें तो कंपोनेंट्स ये हैं ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये काम करती है प्लेजर प्रिंसिपल पे, बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट है। ईगो काम करती है रियलिटी प्रिंसिपल पे, और सुपर ईगो काम करती है मोरालिटी। मतलब हमारे अंदर जो थॉट आता है ना कि यार ये चीज़ अभी के अभी चाहिए, वो ईड का थॉट है, प्लेजर चाहिए इमीडिएट। बट ईगो रियलिटी पे काम करती है, फिर हम कंट्रोल करते हैं, नहीं यार अभी नहीं पॉसिबल है, बाद में कर लूँगा। तो वो ईगो का थॉट है क्योंकि वो रियलिटी को ध्यान में रखती है। और जो थॉट्स आते हैं कि ये सही है ये गलत है, वो सुपर ईगो के थॉट्स हैं क्योंकि सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करती है। अब इसके बाद इन्होंने स्टेजेस के बारे में बात की। 5 स्टेजेस दी, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल। ठीक है, इनका भी क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस सेक्सुअलिटी पे किया है, इसलिए इनकी थ्योरी का एक और नाम भी आता है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ठीक है, इन्होंने लिबिडो की बात की। लिबिडो क्या है, आपकी सेक्सुअल ड्राइव ही है। इन्होंने बोला हम सबके अंदर बाय बर्थ एक ड्राइव, सेक्सुअल ड्राइव जिसे लिबिडो बोला है, लिबिडो प्रेजेंट है। मतलब उस लिबिडो को सेटिस्फाई करने के लिए, प्लेजर लेने के लिए हम सारे काम करते हैं। इन्होंने 2 कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की, इलेक्ट्रो और ऑडिपस। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये फेलिक स्टेज में बच्चे में आते हैं। इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स मतलब जब लड़की जो है वो अपने फादर के लिए अट्रैक्शन फील करती है, और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स मतलब जब लड़का अपनी मदर के लिए अट्रैक्शन फील करता है, मतलब लव वाला लव है। इन्होंने बोला फेलिक स्टेज में पहली बार जो बच्चा है वो अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्ट होता है, बट सोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनसाइड द फैमिली होता है, जिसे इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रो और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का। ये टर्म्स आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, स्टेजेस का जो सीक्वेंस है वो भी आपको याद होना चाहिए, कई बार सीक्वेंस से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट उसके बाद हमारी जो टॉपिक है वो है ब्लूम टेक्सोनोमी।
ब्लूम टेक्सोनोमी जो है वो किसने दी है? गिवन बाय बेंजामिन ब्लूम इन 1956। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। टेक्सोनोमी में बेसिकली बात की जाती है कि एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से अचीव करने हैं। इन्होंने 3 डोमेन 3 क्षेत्र दिए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। जो कॉग्निटिव डोमेन है आपकी वो किससे रिलेटेड है? माइंड से रिलेटेड है। अफेक्टिव जो है वो हार्ट या फीलिंग से रिलेटेड है। और साइकोमोटर जो है वो हैंड या फिजिकल मूवमेंट बॉडी से रिलेटेड है। इसलिए HHV से कहा जाता है हेड, हर्ट एंड हैंड। ये आपको याद रखनी है चीज़ें। अब इन डोमेन्स के अलग अलग इन्होंने क्या दे दिए? लेवल्स भी दे दिए। जैसे पहली डोमेन है हमारी कॉग्निटिव, मतलब कॉग्निशन या माइंड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, बच्चे के किस तरह एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। तो 6 लेवल दिए ना, सीक्वेंस याद रखना है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इन्होंने बोला सबसे पहले हमें क्या देनी है? बच्चे को नॉलेज देते हैं। नॉलेज जब मतलब जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, नॉलेज दे रही हूँ, फिर आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने क्या क्या चीज़ें ये बोली। समझने के बाद जब आप क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, आप उसका यूज़ करोगे, उसे अप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला हम नॉलेज का ब्रेक डाउन करते हैं, एनालाइज करते हैं उसे। एनालिसिस का मतलब उसका ब्रेक डाउन, उसे तोड़ के देखेंगे। एनालाइज के बाद उसका सिंथेसिस, उसका क्रिएट करेंगे उससे कुछ नया, और लास्ट में इवैल्यूएट करके देखेंगे कि जो हमने नया बनाया वो सही है या गलत। इसके बाद 2001 में इन्हीं के पुराने स्टूडेंट थे, नाम था लॉरेन एंडरसन, वो आए। उन्होंने इसको रिवाइज़ कर दिया टेक्सोनोमी को, जिसे रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी के नाम से हम जानते हैं। इन्होंने वहाँ पे क्या किया? यहाँ पे ब्लूम ने क्या किया था? नाउन वर्ड्स का यूज़ किया था। इन्होंने उसकी जगह वर्ब का यूज़ कर दिया। इन्होंने नॉलेज को कर दिया रिमेंबर, कॉम्प्रहेंशन को कर दिया अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन का कर दिया अप्लाई, एनालिसिस का कर दिया एनालाइज, और लास्ट वाले 2 को कर दिया इंटरचेंज। सिंथेसिस को कर दिया ऊपर, क्रिएट नाम दिया, इवैल्यूएशन को कर दिया नीचे, इवैल्यूएट नाम दिया। इन्होंने बोला कि इवैल्यूएट पहले करके देख लो, क्रिएट करना सबसे लास्ट में आना चाहिए। वो टॉप मोस्ट एबिलिटी होती है बच्चे की कि वो नया कुछ बना पाता है। तो रिवाइज से पूछे तो ये टॉप पे रहेगा। अगर नॉर्मल ब्लूम टेक्सोनोमी बोले तो वैल्यूएशन टॉप पे रहेगा। जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। नेक्स्ट डोमेन जो है, जो आपकी नेक्स्ट डोमेन थी अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन के भी इन्होंने क्या किए? 5 लेवल्स दे दिए, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। अफेक्टिव अब किससे रिलेटेड है? हमारे अंदर जो अलग अलग इमोशंस, फीलिंग्स डेवलप होती हैं। इन्होंने बोला पहले पैसिवली आप किसी भी बात को सुनते हो, फिर रिस्पॉन्ड करते हो, फिर उसकी एक वैल्यू बना लेते हो, और वैल्यू बनाने के बाद आप उससे रिलेटेड जो भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है उसे ऑर्गेनाइज करते हो, और लास्ट में वो आपका करेक्टराइजेशन बन जाता है, मतलब आपका एक इमोशन बन जाता है, एक फीलिंग डेवलप हो जाती है। ऐसे ही इन्होंने साइकोमोटर के बारे में बात की। साइकोमोटर किससे रिलेटेड है? आपकी फिजिकल मूवमेंट से, कि कैसे हम नई नई स्किल्स सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चा इमिटेट करता है, नकल करता है, फिर अंडर गाइडेंस वो उस चीज़ को करने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद वो उसको एक्यूरेटली करने की कोशिश करता है, एंड बट अभी भी गलती होती है उसमें। आर्टिकुलेशन में वो एक्यूरेटली कर पाता है बट विद मैनी एफर्ट्स, और नेचुरलाइजेशन में वो इस तरह से कर पाता है जैसे हमेशा से ही वो कर पाता था उस चीज़ को, उसकी एक तरह से हैबिट ही बन जाता है, ठीक है। जैसे गाड़ी वाला एग्जांपल ले सकते हो कि शुरू में आप नकल करते हो, बट नकल करके तो गाड़ी नहीं आ जाती ना, कोई सिखाएगा तभी आप सीख पाते हो। फिर आप उसको बहुत एक्यूरेटली करने की कोशिश करते हो बट कहीं ना कहीं लगा ही देते हो गाड़ी को। फिर आप एक्यूरेटली कर भी पाते हो बट बहुत ध्यान देते हो रोड पे, हर चीज़ पे। और लास्ट में जब आप बहुत हैबिचुअल हो जाते हो, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, फिर भी ड्राइव कर रहे हो, स्मूथली ड्राइव कर लेते हो, वो आपकी हैबिट बन चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया है? अलग अलग डोमेन्स के अलग अलग लेवल्स ये हैं जो आपको ये पता होने चाहिए। यहाँ से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। डेवलपमेंट मतलब किसी भी तरह का चेंज जो आपके अंदर आता है, ठीक है। वो चेंज कैसा हो सकता है? फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, सोशल हो सकता है, मोरल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस दी हैं इन्होंने, प्री नेटल, इन्फेंसी, अर्ली, लेटर, अडोलसेंस, अडल्टहुड, मिडल एज और ओल्ड एज। तो मतलब पीछे जो हमने एरिक्शन की पढ़ी ना, उसमें उन्होंने प्री नेटल नहीं दिया है, बट 8 कैसे बन गए? क्योंकि वहाँ पे मिडल भी इंट्रोड्यूस कर दिए। तो ये 8 स्टेजेस के साथ आपने याद रखनी है उनकी थ्योरी के नाम भी, ठीक है। ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। और इसके अलावा और आपने क्या याद रखना है? और याद रखना है इसका एज। प्री नेटल जो है जन्म से पहले होती है, इन्फेंसी 2 साल तक, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, लेटर 6 से 12, अडोलसेंस जो है 12 से 20, मैक्सिमम 20 ले लेते हैं, अडल्टहुड 20 to 40, मिडल एज 40 to 60 और ओल्ड एज 60 अबव।
अब इसमें मैंने भले ही एज आपको बता दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर एग्जैक्ट फिक्स कर देना है आपने, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। अगर एग्जामिनर यहाँ पे मान लो अर्ली चाइल्डहुड पूछा कि एज क्या होती है और 2 to 5 दिया होगा ऑप्शन में, तो 2 to 5 भी आप चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं ज़रूरी कि 2 to 6 ही ऑप्शन में होना चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ तक समझ आ गई होंगी। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में बाकी जो भी टॉपिक है वो सारे रिवाइज कर दूँगी, तो नेक्स्ट वाली वीडियो भी ज़रूर देखना। और अगर डिटेल में आप इस टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में पढ़ने के लिए भी चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी, अगर आपको चेक करना होगा तो डिटेल में पढ़ सकते हो, अगर कोई टॉपिक अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे लिए यही एक मोटिवेशन रहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।